और अब आपको बता दें कि लगातार तीसरे दिन केरल ने बीते 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। ये तीसरे दिन लगातार है, आपको बता दें 22,000 से ज्यादा मामले आए हैं कोरोना के केरल राज्य से, जिसके बाद केरल सरकार ने 31 जुलाई से हर वीकेंड पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है कि वीकेंड पर लॉकडाउन लगेगा, फुल्ली लॉकडाउन लगेगा। वहीं केंद्र सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के जो निदेशक हैं उनकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम की, आपको बता दें, केरल भेजी है। उस टीम को केरल भेजा गया है। विशेषज्ञ टीम स्थिति का अध्ययन करेगी और कोविड के प्रकोप को रोकने का जो उपाय है उसे सुझाएगी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बीच केंद्र ने राज्यों को खुद का सेरो सर्वे करने की सलाह भी दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेशनल सेरो सर्वे नतीजे जो है राज्यों के अंदर मौजूद जिलों के सेरो प्रेवलेंस का ठीक से अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस पूरे जो केरल राज्य में इस तरीके से कोविड के जो मामले हैं वो बढ़ोतरी उनमें हो रही है। दूसरी तरफ वहां देश के आधे कोविड मामले अकेले केरल राज्य से आ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार कोविड मैनेजमेंट को लेकर अब आमने सामने है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री पी मुरलीधरन ने साफ तौर पर कहा कि केरल का जो कोविड मैनेजमेंट है फॉर्मूला असफल रहा है और राज्य सरकार एक्सपर्ट बॉडी द्वारा वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है। तो निश्चित तौर पर केरल राज्य में जिस तरीके से लगातार कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार अब एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए हैं। The government didn't follow the scientific principles in the management of COVID. It's a global pandemic. The WHO has issued guidelines, ICMR has issued guidelines, but the Kerala government has taken a stand that no, we follow our own principles and our own formula. And now it has come to light that that formula has failed. So the government should follow the scientific principles, scientific formula, one. Second is, Kerala government has been using this pandemic for political gains. The relaxation that was given on the occasion of Eid, that was completely unscientific, that was completely against principles. There is a plan to campaign against the state, I think, the Kerala state, because as you all know, all the experts in different states say that we have a very good system or we have a very good defensive mechanism. The seroprevalence study conducted by the ICMR shows that the number of people or the percentage of people who have antibodies in their body is almost around 42%, which shows that our preventive mechanism was very good, and that more than 50% of the total population is still unaffected. और हमारे सहयोगी आयुष्मान हमारे साथ जुड़े हैं। आयुष्मान, देखिए, देखने वाली बात होगी कि नतीजा ये निकल के सामने आ रहा है कि केरल राज्य में जो कोविड के मामले हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। अगर इस पक्ष को एक साइड में रख दें कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच किस तरीके से तनातनी है, केंद्र सरकार कैसे कह रहा है कि जो फॉर्मूला है कोविड को कम करने का उसमें राज्य सरकार विफल हुई है, असफल हुई है। हालांकि वहीं अगर राज्य सरकार के मंत्रियों की बात करें तो उनका ये कहना है कि वो पूरी तरीके से जो उनका फॉर्मूला है वो सही है, लेकिन जो नतीजे देखे जाए, जो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि जो लगातार 3 दिन के बाद अगर देखें तो लगातार केरल राज्य में जो कोरोना के मामले हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो आखिर इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्यों सिर्फ केरल में ये इस तरीके से लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है कोरोना के मामले में? देखिए श्वेता, राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन अगर कोरोना के मामलों की बात करेंगे आप, तो एक तरीके से इन्फेक्शन कहीं ना कहीं फैलेगा और वो इन्फेक्शन आपको फैलता हुआ दिखता है मध्य प्रदेश में, जहाँ की 70% से ज्यादा की सेरो पॉजिटिविटी दिखी है, यानी एंटीबॉडी की प्रेजेंस लोगों में दिखी है, यानी वो इन्फेक्शन से एक्सपोज हुए हैं। ये सही है कि केरला में जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है वो अभी भी, यानी जिनपे पैंडेमिक का खतरा अभी भी है, वो 60% से ज्यादा है। महत्वपूर्ण बात यह है जो केंद्र की तरफ से कही गई है कि केरल कहीं ना कहीं कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी जिस तरीके से फॉलो होनी चाहिए, यानी एक केस जब आपको मिलता है, आप पूरे इलाके को या उस घर को या उस मोहल्ले को बंद करते हैं और फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं और फिर लोगों को सलाह देते हैं कि आप घरों में रहें, वो केरल में सही से फॉलो नहीं हो रहा। आज केंद्र की 6 मेंबर की टीम वहां जा रही है, जिसमें खुद नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर सुजीत सिंह वहां पर हैं, और वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स जहां से 10% से ज्यादा के वो दर से मामले आ रहे हैं, उन जिलों का दौरा होगा,
और राज्य सरकार के साथ ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिर गलतियां हो कहाँ रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात श्वेता जो यहाँ पर हाइलाइट करने योग्य है वो ये है कि केरल में अभी भी मौत की जो दर है वो बहुत कम है और इसका श्रेय जरूर केरल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन चाहे जितना हो, आप अगर लोगों को मरने से बचा रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव होता है, ये केंद्र सरकार ने भी माना है। लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर आप देखें तो केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो सेरो पॉजिटिविटी रेट है जो आईसीएमआर ने किया है वो नेशनल सिनेरियो का है, वो स्टेट स्पेसिफिक नहीं है और इसलिए राज्यों को ये सलाह दी गई है कि आप अपने लेवल पर, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या राज्य लेवल पर हो, खुद का सेरो पॉजिटिविटी टेस्ट करें, यानी खुद की सेरो सर्वे करें, ताकि आपको भी पता चले कि किस जिले में कितना इन्फेक्शन है और उस हिसाब से आप अपनी पॉलिसी बनाएं। देखना अहम होगा कि राज्य किस तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि केरल अभी की स्थिति में बहुत ज्यादा ग्रस्त है कोरोना से, जो कि बाकी देश के बाकी राज्यों की वैसी हालत नहीं है। तो चिंता का सबब जरूर है केरल, लेकिन सेरो पॉजिटिविटी की जरूर जरूरत है यहाँ पे, ताकि ये पता चले कि इन्फेक्शन का दर किस इलाके में है ज्यादा और किन इलाकों में अभी भी इन्फेक्शन कम है। जी आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे पहले ये ज़रूरत है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन केरल में जिस तरीके से इन्फेक्शन का जो रेट है वो बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, वो सामने आ रहा है, उस पर अब एक तरीके से ठोस कदम और उसे रोकने की ज़रूरत है। फिलहाल आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।